गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी दिया है बोहर ने, ऑप्शन सी दिया है जे थॉमसन ने और ऑप्शन डी दिया हुआ है डी ब्रोगली ने। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार कराया हुआ है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डी ब्रोगली ने। यानी इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये की थी डी ब्रोगली ने। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए केवल कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी डी ब्रोगली ने। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी दिया है सोडियम क्लोराइड। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वायु। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। ध्यान रखिएगा क्या है, मिश्रण है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए जल यहाँ पे दिया है, तो जल क्या है, ये एक यौगिक है। फिर इसके अलावा पारा यहाँ पे दिया है, तो पारा क्या है, ये एक एलिमेंट होता है, यानी तत्व होता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड ये एक आयनिक यौगिक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए सोडियम क्लोराइड की जगह आपको यहाँ पे नमक भी लिखा हुआ मिल सकता है। नमक का ही रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला, यानी नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो वायु है ये ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, क्योंकि ये एक मिश्रण है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए
उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? आइसोटोप से हमारा मतलब किससे हो जाएगा? समस्थानिक से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, रक्त कैंसर को हम ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप या फिर रेडियो समस्थानिक कौन सा है? चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है फास्फोरस 32, ऑप्शन बी दिया है कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी दिया है आयोडीन 131 और ऑप्शन डी दिया है सोडियम 24। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोबाल्ट 60। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोबाल्ट को हम शॉर्ट में CO से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोबाल्ट को हम शॉर्ट में CO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60 हो जाएगा। और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। वो क्वेश्चन मैंने पहले ही कराया हुआ था, जो कराया था वही आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस और ऑप्शन डी कोल गैस। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करीब 5 से 6 बार पहले भी कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे प्रोड्यूसर गैस का संगठन पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे CO प्लस N2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CO प्लस N2। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और अगर आपसे प्रोड्यूसर गैस का संगठन पूछा जाए या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोड्यूसर गैस है और आपको ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ मिले, तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है? CO प्लस N2 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आप लोगों से जल गैस का फॉर्मूला पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि जल गैस का सूत्र क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, जल गैस का होता है CO प्लस H2। क्या होता है? CO प्लस H2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जल गैस का सूत्र क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CO प्लस H2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से करते हैं तो उस बुक में जल गैस का जो फॉर्मूला दिया गया है ये गलत दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। मैं आपको बता दूं किस चैप्टर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है महत्वपूर्ण गैसें, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट गैसेस। इसी चैप्टर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप इस चैप्टर में जाइएगा, अरिहंत की बुक में केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका चैप्टर दिया है महत्वपूर्ण गैसें। जब आप इस चैप्टर में जाएंगे तो एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वहां पे आपको CO प्लस H2 की जगह CO प्लस N2 बताया गया है, जो कि आपकी बुक में आंसर गलत दिया गया है। तो बुक में अपने करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो जल गैस का जो सूत्र होता है CO प्लस H2 होता है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल गैस है या फिर जल गैस का संगठन है, तो CO प्लस H2 होता है। और जो CO प्लस N2 होता है ना, ये तो
प्रोड्यूसर गैस का संगठन होता, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपके ईंधन वाले चैप्टर में भी दिया गया है। ईंधन वाला जो चैप्टर है उसमें भी आपको जल गैस और प्रोड्यूसर गैस के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम यानी कम से कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो ऑप्शन ए दिया है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी चारकोल और ऑप्शन डी दिया है गैसोलीन। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया है और क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यानी हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है Na और Ne का, ऑप्शन बी दिया है Ne और Na प्लस का, ऑप्शन सी दिया है Ne और F का। देखिए Ne से मतलब नियॉन और F से मतलब फ्लोरीन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है Na प्लस और F का। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर निकालना बहुत ही सिंपल है। देखिए 1s2 2s2 2p6 जो ऊपर संख्याएं लिखी हुई हैं 2 2 6 इनको ऐड कर लीजिए। तो 2 और 2 मिलकर 4 और 4 में 6 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। यानी ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ये परमाणु क्रमांक 10 का लिखा हुआ है। और परमाणु क्रमांक 10 होता किसका है, तो ये होता है नियॉन का। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको नियॉन कई जगह दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका होगा Ne और Na प्लस का। तो देखिए नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होता है, ये तो हमें पता चल गया। अब Na प्लस का कैसे होगा इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे Na और प्लस लगा हुआ है। देखिए Na से मतलब सोडियम से होता है। जो Na का एटॉमिक नंबर होता है वो तो 11 होता है। अब देखिए यहाँ पे Na प्लस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसका मतलब इसने क्या किया है, जो सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का सोडियम ने क्या कर दिया है, त्याग किया है, तभी इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। देखिए अगर यहाँ पे Na पे निगेटिव चार्ज लगा होता तो इसका मतलब क्या हो जाता कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं पॉजिटिव लगा हुआ है, तो Na ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। ठीक है, और देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिया तो अब इसका जो Na प्लस होगा इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक में एक की कमी आ जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे सोडियम ने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ये सब टॉपिक मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। तो देखिए Na प्लस, अब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम यही होगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ था। एक बार मैं फिर से आपको ये Na प्लस वाला समझा देता हूँ। देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसका मतलब यहाँ पे सोडियम ने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो यहाँ पे देखिए
Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका परमाणु क्रमांक 10 हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा 1s2 2s2 2p6। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण यानी इको फ्रेंडली क्यों कहा जाता है। यानी सीएनजी क्या होती है, ये एक गैस होती है, ठीक है। क्या होती है, गैस होती है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि सीएनजी गैस को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण यानी इको फ्रेंडली क्यों कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है, यानी बहुत ही कम मात्रा में है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये एक वायु प्रदूषक गैस है, वायु को प्रदूषित करने वाली गैस है, काफी प्रदूषण ये फैलाती है। तो देखिए जो सीएनजी है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में है, यानी बहुत ही कम है। इसीलिए इसको पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण यानी इको फ्रेंडली या फिर आप बोल सकते हैं नेचर फ्रेंडली कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीएनजी लिखा हुआ है। अब सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब मैंने आपको ईंधन वाला चैप्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री में। तो देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका फुल फॉर्म होता है सीएनजी का। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ईंधन वाला पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा थ्योरी पार्ट एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी मैंने आपको कई बार कराया है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे रासायनिक यौगिक पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट या फिर ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। सो क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। यानी फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड लिखा है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ag और Br। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपको सिल्वर ब्रोमाइड ना लिख करके AgBr लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि AgBr जो है ये सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है। या फिर डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, AgBr होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार कराया हुआ है। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा, जितना मैंने पढ़ाया है वो सब आपने अभी तक पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मैक्सिमम सिलेबस मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया, केवल आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मार्शल अम्ल यानी मार्शल्स एसिड का रासायनिक सूत्र है। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया
कि निम्नलिखित में से मार्शल अम्ल यानी मार्शल्स एसिड का रासायनिक सूत्र है, या फिर आपसे ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मार्शल अम्ल है, ऐसे पूछा जा सकता है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे सेम इसी तरीके से। तो देखिए मार्शल एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मार्शल अम्ल, इसको हम किस नाम से जानते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। किस नाम से? परऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको लिख के यहां पे बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, PEROX, रुकिए यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, PEROXYDI, फिर इसके बाद आएगा आपका सल्फ्यूरिक, तो यहां पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ऊपर जगह है नहीं, तो SULFURIC सल्फ्यूरिक, फिर इसके बाद ACID एसिड। तो क्या हो जाएगा? परऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड, इस नाम से जाना जाता है मार्शल अम्ल को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? H2S2O8, या फिर कहीं कहीं आपको H2O8S2 ऐसे भी करके लिखा हुआ मिल सकता है, यानी O8 को पहले और S2 को बाद में लिख दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको यही लिखा हुआ मिलेगा H2S2O8, ध्यान रखिएगा। तो मार्शल अम्ल, इसका फॉर्मूला H2S2O8 होता है। यहाँ पे इसको परऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन को प्रयोग में लाया जाता है? करीब मैंने आपको ये क्वेश्चन 7 से 8 बार कराया हुआ है। अगर आपने सिलेबस अपना कंप्लीट किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन को प्रयोग में लाया जाता है? सोडियम आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर एथिल ब्रोमाइड। सो क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन को प्रयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड को, ये आपको ध्यान रखना है। अब सिल्वर आयोडाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? AG और I, ये होता है सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला। क्या होता है? AgI। तो सिल्वर आयोडाइड की जगह आपको यहाँ पे ऑप्शन में AgI भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला AgI होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने क्लास 5th या 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करीब 3 से 4 बार पहले भी कराया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है मेथेन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी एथेन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूरिया, यानी ऑप्शन बी। यानी निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? तो यूरिया को किया गया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। या फिर आपको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है इसका फॉर्मूला CH4N2O, ऐसे भी आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है। 2 तरीके से लिखा जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो H2 और H2 मिलके ना सीधे यहाँ पे H4 लिख दिया जाता है, और C तो आपका यहाँ पे है ही, फिर इसके बाद आपका N2O हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे N ये वाला और ये N मिलकर 2 N हो जाएंगे, यानी N2, और O तो यहाँ पे है ही आपका, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 2 तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। सबसे पहला तरीका
NH2CONS2 या फिर इसको आप लिख सकते हैं CH4N2O, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो पहले तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए टॉलुइन, ऑप्शन बी क्लोरोबेंजीन, या फिर ऑप्शन सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या ऑप्शन डी एनिलीन। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सीन का रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि BHC का पूरा नाम क्या होता है? BHC का पूरा नाम क्या होता है? ये आपसे पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था? BHC का पूरा नाम। तो BHC का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ाया है, गैमेक्सीन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि BHC का पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, ध्यान रखिएगा। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 12 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को कि मैंने आप लोगों का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट कराया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब चैप्टर मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं। चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।